नमस्ते सलाम वस्सलाम मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से आज के इस एपिसोड में हम एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। अप्रैल में भारत और फ्रांस एक बड़ा अभ्यास करने जा रहे हैं। यह अभ्यास 2 चरणों में अरब और हिंद महासागर में होगा। फिलहाल दोनों देशों की नेवी फाइनल तारीख तय कर रही है। रिपोर्ट की माने तो इस रक्षा अभ्यास में फ्रांस का चार्ल्स डे गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक फोर्स शामिल होगा, तो वहीं भारत की तरफ से INS विक्रमादित्य युद्धपोत शामिल होगा। चार्ल्स डे गॉल 42,500 टन की क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है, जिस पर राफेल फाइटर जेट भी होते हैं। वहीं भारत का विक्रमादित्य 44,500 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर MiG-29 तैनात रहते हैं। चार्ल्स डे गॉल फ्रेंच कैरियर फोर्स में 2 युद्धपोत और एक ऑन सपोर्ट शामिल है। फिलहाल ये आतंकवाद से लड़ने के मिशन पर काम कर रहा है। पिछले कई महीनों से ये भूमध्य सागर, हिंद महासागर और अरब सागर व फारस की खाड़ी के आसपास अपना ऑपरेशन चला रहा है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने वाले 123 LCA तेजस में कम से कम 51% यानी कि 51% देसी रडार, उत्तम देसी रडार लगेगा, जो कि इजराइल के रडार की जगह लेगा। 83 तेजस के ऑर्डर के साथ ही इस जेट के लिए दिए गए कुल ऑर्डर की संख्या 123 पर पहुंच गई है। 40 तेजस के लिए भारतीय वायुसेना पहले से ही ऑर्डर दे चुकी है और ये जेट इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस की कतार में है। DRDO के अध्यक्ष D सतीश रेड्डी ने कहा कि देसी रडार उत्तम ने अब तक के ट्रायल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पहले ही HAL के साथ एक समझौते पर साइन कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 83 में से 63 LRDE की तरफ से विकसित स्वदेशी रडार उत्तम है। भारतीय वायुसेना के लिए तैयार हो रहा तेजस MK-1A जेट अतिरिक्त सुधारों और FOC के साथ आएगा। ये जेट अभी तक का सबसे एडवांस जेट होने वाला है। आपको बता दें कि तेजस का MK-1A वेरिएंट डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, ISR रडार, एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल और बेहतर मेंटेनेंस के साथ भारतीय वायुसेना को मिलेगा। विशेषज्ञों की माने तो HAL को अब अपना दमखम दिखाना होगा, क्योंकि उनसे उम्मीदें ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। निजी क्षेत्र को आगे आने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट सेक्टर से आग्रह करूंगा कि उत्पादन के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट में भी आप आगे आएं, भारत का विश्व में परचम लहराएं। बजट में रक्षा बजट के लिए जारी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रक्षा कैपिटल बजट में भी घरेलू खरीदारी के लिए हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार ने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस देश की शान बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत के पास हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का सदियों पुराना अनुभव है। आजादी से पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती थी। दोनों विश्व युद्ध में भारत ने बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे थे। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि भारत ने रक्षा से जुड़े 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम की लिस्ट बनाई है, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसके लिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री इन जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। सरकारी भाषा में इसे नेगेटिव लिस्ट कहा जाता है, लेकिन ये हमारी भाषा में आत्मनिर्भरता यानी कि ये पॉजिटिव है। साथ ही उन्होंने बताया कि MSMEs पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ का काम करती है। आज जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें MSMEs को ज्यादा आजादी मिल रही है, उसको विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। पैंगोंग के उत्तर और दक्षिण में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद ITBP लद्दाख के उन क्षेत्रों में गश्त करना जारी रखेगी जो दोनों देशों के बीच तनाव की वजह नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में तनाव के चलते इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग प्रभावित हुई थी। हालांकि अभी उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग नहीं की जाएगी जहां डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हुई है या अन्य फ्रिक्शन पॉइंट जैसे डेप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और कोकला आदि। जब तक इन क्षेत्रों में पुरानी पेट्रोलिंग की शर्तें या नई स्थिति भारतीय सेना के जरिए फिर से न बताई जाए, जहां पेट्रोलिंग जारी रखी जाएगी। उनमें कुछ चरगाह, आंतरिक क्षेत्र और उत्तराखंड के साथ साथ पूर्वी क्षेत्र के पॉइंट शामिल है। ITBP के अधिकारी ने बताया कि हम LAC के उन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसमें फ्रिक्शन पॉइंट शामिल नहीं है। पहले चरण की डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 10वें चरण की सैन्य वार्ता में दोनों पक्ष इस प्रक्रिया को लेकर संतुष्ट हुए और डिसएंगेजमेंट पूरा होने के सबूत दिखाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन के बीच 9 दौर की सैन्य और राजनीतिक बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक सम्मेलन के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि एक रक्षा मंत्री होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि 9वें दौर की बातचीत के बाद चीजें हमारे अनुकूल रही।
साथ ही उन्होंने बताया कि मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ कभी समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 इंच जमीन भी हम किसी को नहीं देंगे। अगली अपडेट भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के रक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में 18.75% की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 30% और पिछले 15 वर्षों में ये सबसे अधिक है। भारत 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए के स्वदेशी रक्षा उत्पादों का निर्यात करके 1,75,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने रक्षा उद्योग में देश की तकनीकी प्रगति के साथ दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा भी लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वदेशी सैन्य उड्डयन सेवा में अब तक का सबसे बड़ा 48,000 करोड़ रुपए का सौदा हाल ही में हुआ है। अब स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के अनुबंध पर भी जल्द ही हस्ताक्षर होने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी पहल से पिछले 6 वर्षों में रक्षा निर्यात में 700% की वृद्धि हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2020 में दुनिया के 25 निर्यातकों की लिस्ट में भारत को भी शामिल किया है। अगली खबर डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने ओडिशा से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM का पहला परीक्षण किया। अस्त्र मिसाइल के आधार पर स्वदेशी रूप से विकसित VLSR SAM एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है जो कि अलग अलग कैटेगरीज के यानी कि श्रेणियों के कई हवाई खतरों के लिए एक समाधान प्रदान करती है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि मिसाइल का वर्टिकल प्रक्षेपण 360 डिग्री इंटरसेप्शन सुनिश्चित करेगा। कम रडार क्रॉस सेक्शन और हाई मैन्युवरिटी के साथ मिसाइल में एक्टिव हाई एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर भी जोड़ा गया है। सूत्रों ने कहा कि इस परीक्षण के 2 दौर की योजना बनाई गई है। अगली पीढ़ी की सभी मौसम की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली जेट, लड़ाकू विमान, मानव रहित हवाई वाहनों जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों के खिलाफ अपने क्षेत्र को रक्षा प्रदान कर सकती है। इसमें लगभग 40 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है और ये अपने लक्ष्य की पहचान, ट्रैक और उसे एंगेज करके नष्ट करने की क्षमता रखती है। भारत ने मालदीव की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके तहत भारत ने मालदीव की समुद्री सुरक्षा के विस्तार के लिए $5 करोड़ की एक रक्षा ऋण सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर मालदीव के वित्त मंत्रालय और भारतीय निर्यात आयात बैंक ने हस्ताक्षर किए। 2 दिवसीय यात्रा पर आए एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री के साथ एक बैठक की है। आपको बता दें कि भारत मालदीव के बंदरगाह और डॉकयार्ड के अलावा कई परियोजना और संचार साधनों में भी मालदीव की मदद करेगा। इसके अलावा रडार सेवाओं के विकास का समर्थन और प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। एस जयशंकर ने बताया कि ये समझौता मालदीव के कोस्ट गार्ड की क्षमता को मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया बांग्लादेश पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिवसीय यात्रा पर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बांग्लादेश की यात्रा की है, जहां दोनों देशों का सैन्य संबंध और ज्यादा मजबूत होगा। आपको बता दें कि इस यात्रा का सबसे मेन फोकस पॉइंट ये रहेगा कि भारत के स्वदेशी लड़ाकू जेट LCS तेजस को बांग्लादेश की वायुसेना के सामने पेश करना और बांग्लादेश की वायुसेना के बेड़ों को उन्नत करना। इसीलिए भारतीय वायुसेना प्रमुख की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है कि वो LCS तेजस को यहाँ पर पिच करेंगे और उसकी संभावनाओं के बारे में भी बांग्लादेश की एयरफोर्स को अवगत कराएंगे। भारत की तीसरे चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में कोविड-19 के चलते देरी हो गई है। इसरो प्रमुख के सिवान ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होने की संभावना है, जो पहले 2021 में प्रक्षेपित किया जाना था। सिवन ने कहा कि इस पर हम काम कर रहे हैं। ये चंद्रयान 2 की तरह है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ ही हम एक प्रणाली पर काम कर रहे हैं और अधिकतर संभावना है कि प्रक्षेपण अगले साल 2022 में हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।